नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बिहार या कोई भी राज्य रिकवरी रेट के बहाने कोरोना के संक्रमण और इंतजाम से नहीं बच सकता है, उसकी जवाबदेही से नहीं बच सकता। अगर सिर्फ इसी से बच सकता है तो उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग करने से समय बचता है, मरीज का इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और उसकी जान बचती है। देरी से शुरू होने पर जान ज़्यादा जाती है। अरविंद केजरीवाल की यह बात टेस्टिंग को लेकर आनाकानी करने वाली सरकारों को सुननी चाहिए। इनमें से एक है बिहार। हाहाकार हो गया है वहां पर। मात्र 10,000 टेस्ट कर पा रहा है, वो भी अब जाकर 13 करोड़ की आबादी है। इतना कम टेस्ट करने के बाद भी यहां 24 घंटे में अब 1,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। यही नहीं, अस्पतालों का हाल अपने आप सामने आ जा रहा है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ये डॉक्टर साहब हैं सुपौल के। कोविड सेंटर बाढ़ के पानी से घिर गया है, ठेला पर बैठकर जा रहे हैं। अब बताइए कि किसी को सेंटर दूसरी जगह ले जाना चाहिए था। पीएमसीएच के 2 डॉक्टर कोविड के कारण गुजर गए। मंगलवार को डॉक्टर एनके सिंह की मौत हो गई। ना तो मुख्यमंत्री ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बड़ी बड़ी बातें की। थाली बजवाकर, लोगों के सामने थाली बजवाकर डॉक्टरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। डॉक्टर भी अब बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी आवाज़ खो चुके हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर भागलपुर से दिखाते हैं। आप इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मरने से पहले बिहार और अपने ज़िले का नाम जानता था। खुद दवा लेने गया, गिरकर मर गया। सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक दुकान की चौखट पर पड़ा रहा, 5 घंटे तक। इतनी देर तक एम्बुलेंस नहीं आ सकी। एक आई तो भाग गई कि कहीं कोरोना का मरीज ना हो। यह वो जिला है जहां से देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री आते हैं। याद कीजिए, आपने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठा हुआ देखा है और इस पर विचार विमर्श करते हुए देखा है। बिहार भाजपा का दफ्तर हॉटस्पॉट जैसा हो गया है। 70 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता नेता संक्रमित हो गए हैं। हम मनीष कुमार से बात करना चाहते हैं। मनीष, हर दिन लगता है कि इस दिन कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये भागलपुर से आने वाली तस्वीर बता रही है कि क्या सोचा जाए इसके बारे में, कि क्या सब कुछ ही सिस्टम को छोड़ दिया गया है कि जनता जहां मरे मर जाए। लोगों के पास जात और धर्म का लिस्ट है, वो इस लिस्ट को निकालकर गुंडा बदमाश किसी को वोट दे देंगे, लेकिन व्यवस्था को ये ठीक नहीं कर सकते हैं। ये कहानी क्या है भागलपुर की, मनीष? देखिए, भागलपुर की 3 कहानियां हैं। अगर आपको याद हो, 2 महीने पहले हमने कहा था कि भागलपुर में जब टेस्टिंग की मशीन में कार्ट्रिजेस की कमी हुई थी तो उसकी सप्लाई करने में काफ़ी दिन लग गए थे। करीब 1 महीने तक वहां जांच बंद रही थी। आज का जो भागलपुर की कहानी है वो यह है कि एक व्यक्ति है, वो दवा लेने जाता है, वहीं उसको कोई न किसी तरह का अटैक होता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन 5 घंटे तक पुलिस को, एम्बुलेंस को, स्वास्थ्य सेवा को, सबको फोन करने के बाद कोई नहीं पहुंचता है। लोगों ने गुहार लगाई, सबके सामने हाथ जोड़े। 5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है, उसके बाद लोग जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, भागलपुर की स्थिति थोड़ी विकट इसलिए भी है कि भागलपुर के जिलाधिकारी अपनी पत्नी के साथ खुद भी पॉजिटिव हो गए हैं और उनका इलाज जो है भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाया गया था, वहां नहीं, उनका इलाज एम्स पटना में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने जिनको चार्ज दिया वो भी पॉजिटिव आ गए, और जिसके कारण वहां थोड़ी सी पूरी जो कलेक्ट्रेट में है थोड़ी अराजक स्थिति है। एक खबर और वहां से आई थी रवीश, अगर आपको याद हो, कि एक व्यक्ति की मौत के बाद उनकी पत्नी और उनका भाई पहुंचता है, लेकिन वहां के शमशान में इतने ज्यादा पैसे की डिमांड की जाती है कि पत्नी अपने पति का सब छोड़कर आ जाती है, क्योंकि कोविड के कोई भी व्यक्ति की जो कोविड से सफर कर रहा है उसकी मौत हो जाती है तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। लेकिन बिहार में इसका क्या प्रोटोकॉल है किसी को नहीं मालूम है, जिसके कारण मैं आपको बता दूं कि हर आदमी जो है वो परेशान होता है। मौत आती है, मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि कैसे हो उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान होता है। और इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही बीमार हो चला है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो 3 दिनों से किसी का, मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपसे बात करनी है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ मरीज के बारे में बात करनी है, वो किसी का फोन नहीं उठाते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो निश्चित रूप से मीडिया के लिए काफ़ी एक्सेसिबल हैं, एक्टिव हैं, लेकिन उनके साथ दूसरा दायित्व यह है कि उनको दिन में 4 बार अलग अलग विधानसभाओं की
वर्चुअल मीटिंग भी को भी संबोधित करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो पार्टी के कामों को हर नेता या कार्यकर्ता कितनी ज्यादा तरजीह देता है। और उसी का परिणाम है कि पटना में जो बीजेपी दफ्तर है आज वो हॉटस्पॉट हो गया है, उसे सील करना पड़ा है, क्योंकि 70 से ज्यादा लोग वहां संक्रमित हैं। खुद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, वो खुद भी अपने जो उनका होम टाउन है बेतिया, वहां पर वो पॉजिटिव पाए गए, उनके घर में अन्य लोग भी पॉजिटिव पाए गए। तो इसी के कारण जो है कल तेजस्वी यादव ने यह तंज कसा था कि जो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के दफ्तर को बचा नहीं सकते हैं, तो बिहार के लोगों का क्या ख्याल रखेंगे। जहां तक डॉक्टरों की मौत का सवाल है, निश्चित रूप से कल मंगल पांडे ने या सुशील मोदी ने उस पर ट्वीट नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना जरूर व्यक्त की थी, लेकिन जैसा अन्य राज्यों में होता है कि डॉक्टरों को अलग से कंपनसेशन दिया जाए, वैसा बिहार में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और यही सब कुछ जो है बिहार में आज का जो खासकर राजधानी पटना में आज की स्थिति यह है कि राजभवन के कई सारे जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज करना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी अपने घर से काम कर रहे हैं, गृह सचिव जो हैं वो खुद आइसोलेट हो गए हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे सेक्रेटेरिएट में जो है कोई अधिकारी नहीं जा रहा है, अधिकांश अधिकारियों के या तो कर्मचारी या वो खुद संक्रमित हो गए हैं। रवीश जी, मनीष, एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर समुदाय, मैं बार बार इस महामारी के शुरू होने के पहले दिन से कह रहा हूं कि वो मिडिल क्लास का एक ऐसा तबका था जिसके पास अपनी आवाज़ थी, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता था, लेकिन वो समुदाय भी नहीं बोल पा रहा है। दवा कंपनियों के आगे झुकते झुकते और अन्य कई वजहों से, काम ज़्यादा होने की वजहों से झुकते झुकते अब डॉक्टरों की भी आवाज़ चली गई है। डॉक्टर का निधन होता है कोविड-19 से, स्वास्थ्य मंत्री बोलना मिलना सब भूल जाते हैं, एक तरह से वो राजनीतिक कार्य भी नहीं माना जाता, वो अपनी आवाज़ भूल जाते हैं। बिहार की ये तस्वीर बहुत दिनों से सामने लाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति मर गया है, उसका निधन हो गया है और 5 घंटे तक प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, और अस्पताल में इस तरह से एक जनता की देखिए किस तरह से मानहानि हो रही है। अब देखिए जो विधायक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो अपने अपने जिले के हैं, वहां संक्रमित होकर अपने जिले में नहीं आ रहे हैं, खुद एम्स में आ रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए जिले के अस्पताल को फिक्स कर दिया गया है। जहां के बेतिया के संजय जायसवाल हैं वो एम्स में आ सकते हैं, लेकिन जो आम मरीज है वो बेतिया के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती होगा। इस तरह के VIP कल्चर बनाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं बचा है, वो भी इस तरह से फैलता चला जा रहा। मनीष, ये जो सुपौल का मामला है, ये ठेला पर बाढ़ के पानी से गुजरते हुए डॉक्टर लोग क्यों जा रहे हैं? अगर ये कोविड सेंटर है या जो भी सेंटर है तो इसे दूसरी जगह पर क्यों नहीं लगाया गया कि वहां पर विस्थापित किया गया, ले जाकर उसको ठीक किया गया वहां से? देखिए, ये जो कोविड केयर सेंटर है ये निर्मली का है, ये सुपौल जिला के निर्मली का है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर है। ये नेशनल हाईवे जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके बगल में है। वहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो पानी में डूबा हुआ था। वहाँ पर अभी पिछले 3-4 दिनों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और उसके बाद जो डॉक्टर हैं उनके पास जाने का कोई साधन नहीं है। वो ठेला गाड़ी आप जो देख रहे हैं उसमें बैठकर वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना काम करना है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई और साधन मुहैया नहीं कराया गया है। और ये जो फोटो है या वीडियो है वो सभी चीज़ों की एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोल खोल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, पिछले 3 महीनों के दौरान मैं आज भी कुछ अखबारों में देख रहा था, खुद मुख्यमंत्री के नालंदा जिले के सिलाव में 2 डॉक्टरों ने पिछले 2 दिनों के दौरान इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे डॉक्टरों के पास, जिनके पास ऑप्शन है, वो इस्तीफा देकर सरकारी नौकरी को बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास विकल्प नहीं है तो वो इसी तरीके से ठेले गाड़ी में बैठकर अपना काम करने के लिए मजबूर भी हैं। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। लेकिन फिर आपने सही कहा कि निर्मली के जो डॉक्टर हैं इसके बाद भी अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन पूरी व्यवस्था जो भाषणों पर, झूठे प्रोपेगेंडाओं पर टिकी हुई है, वो एक तरह से बेहतर स्थिति का इलाज निर्माण नहीं कर पा रही है। अगर डॉक्टर तो जा रहे हैं लेकिन मरीज तो डॉक्टर नहीं है, उसे तो एक बेहतर व्यवस्था चाहिए जहां वो अपनी जिंदगी को बचा सकता है। लेकिन जब लोगों ने अपनी जिंदगी की यही कीमत तय की है तो अब क्या किया जा सकता है?
कहा ही जा सकता है कि 4 महीने बीत गए। इतना बड़ा राज्य आखिर क्यों नहीं कोविड से लड़ने की तैयारियों को बेहतर कर पाया है? आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए, वो जो अपने अनुभवों को बता रहे हैं उसमें एक राज सामने आती है। वो राज ये है कि अगर अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया में समय कम लगे और टेस्ट समय पर हो जाए तो कम से कम लोगों की मौत होती है। इस देरी के कारण कितने लोगों की मौत हुई आप इस देश में कभी नहीं जान पाएंगे। किस किस की जिंदगी गई आप वायरल कराते रहिए, ट्विटर पर अपना समय बिताते रहिए। अरविंद केजरीवाल को सुनिए क्या कह रहे हैं वो। दिल्ली में मौत के आंकड़े काफी कम हो गए हैं। जून के महीने में 100 से ऊपर मौतें होने लगी थी प्रतिदिन। कुछ दिन ऐसे थे जिसमें 100 से ऊपर मौत हुई थी। अब 30-35 मौत डेली हो रही हैं। ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक कर रहे हैं और कम करेंगे। लेकिन मौत को कम करने के लिए हमने एक अभियान पूरा उसका प्लानिंग की और उस प्लान के कंपोनेंट थे। हमने देखा कि मौत क्यों हो रही है, तो देखा सबसे पहले टेस्टिंग है। कई लोगों का टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता और जब तक टेस्ट होता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग। दूसरा हमने देखा एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। शुरू में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। तीसरा हमने देखा कि एम्बुलेंस जब मरीज को अस्पताल लेके जाती है, अस्पताल के बाहर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। एम्बुलेंस में बैठा रहता था मरीज। मीडिया वालों ने कई ऐसी स्टोरीज की कि 3 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस के अंदर बैठा रहा और वहां उसकी मौत हो गई। अब हमने ये इंतजाम कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी, सबसे पहले मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाके एक होल्डिंग एरिया बना दिया हमने। होल्डिंग एरिया में उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद उसके कागज भरो, कागजी कार्रवाई बाद में हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की इस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि 2 घंटे लगते थे एम्बुलेंस में, उसको घटाकर आधे घंटे किए गए हैं, समय को कम किया गया है और भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिससे 100 मौतें हो रही थी रोज जून के महीने में दिल्ली में, तो अब वो 30 से 35 पर आ गई हैं। इसका मतलब सिस्टम को बेहतर करने से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बचाई जा सकती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मीडिया ने उनकी आलोचना की तो उन कमियों को उन्होंने सुधारा है। इसका मतलब यह भी हुआ कि मीडिया को और ज्यादा कमियों की तलाश करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सुधार का दबाव केजरीवाल पर पड़े और लोगों की जान बचे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि आलोचनाओं का असर अच्छा हो रहा है, उन्हें ठीक करने का मौका मिल रहा है। जन समर्थन केजरीवाल के पास भी है, जन समर्थन नीतीश कुमार के पास भी है। केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है, नीतीश कुमार बता ही नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से सुरक्षित हैं और इस बात का जो बिहार की जनता जो है वो इस तरह की स्थितियों से गुजर रही है। लेकिन इन सब की व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं के बीच अगर जनता लापरवाही करेगी तो भगवान भी मालिक नहीं है। दिल्ली के इन 31 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को यह ख्याल या दुस्साहस कहां से आया कि ऐसे वक्त में पार्टी करते हैं, होटल में चलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुकेश सिंह सेंगर ने यह जानकारी दी है।
तो हरियाणा में कोरोना के बहाने सोशल मीडिया पर रोक लगाएगी। मीडिया वैसे भी खत्म हो गया और सोशल मीडिया भी खत्म है, क्योंकि आप उस पर वायरल करा लेते हैं तो आपको लगता है कुछ होता है। दरअसल वो भी अब कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब आप मीडिया को छोड़ के इसे ध्वस्त करके आपको लगा होगा कि सोशल मीडिया से तीर मार लेंगे, अब यहां भी ये लोग पहुंच गए हैं, सरकारें अपने अपने नियमों को लेकर। अनुराग द्वारी अक्सर उन जगहों पे पहुंच जाते हैं जो खबरों की परिभाषा में आजकल उन खबरों को बाहर कर दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में कई तरह की बिजली की योजनाएं हैं कि बिजली सब जगह पहुंच गई है, मगर बैगा जनजाति के इलाकों में जाकर देखिए तो बिजली आज तक नहीं पहुंची है। बालाघाट जिले का कुआं गोधी गांव, यहाँ रहने वाले बैगा पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। भूख मिटाने अपनी मेहनत वनोपज पर सरकारी अनाज की सहूलियत ज़्यादा नहीं है। वैसे गांव में बिजली के तार भी लटके मिलेंगे, लेकिन हकीकत में लोगों ने अंधेरे को अपना लिया है। दिए लालटेन में रात कटती है। 2012 में गांव में तार लगे, निरीक्षण परीक्षण हुआ, बस उसके बाद दोबारा इन तारों में करंट नहीं दौड़ा। लाइट नहीं ना, कुछ नहीं है यहाँ, तालाब बाड़ी कुछ नहीं, सब अंधाला में रहता है। आज तक लाइट आया नहीं, अंधाला में रहते हैं गरीबी लोग, बस चिमनी के चिराग चलाते हैं, उसके उजाला में रहते हैं। वो भी हवा चलता तो बुझ जाते, तो ऐसे अंधाले में रहते हैं बाल बच्चे धर के। लाइट नहीं ना कुछ नहीं। तो दिया जलाते हो? हम दालत में रहते हैं। क्यों दिया क्यों नहीं जलाते? मिट्टी तेल मिलता है, पर नहीं निकाला। मिट्टी तेल क्यों नहीं निकालते? पैसा से नहीं तो। आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में जहां एक और शासन की विभिन्न योजनाएं आती हैं, लेकिन इन गरीब बैगाओं तक वह योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आज इनके हालत ऐसे है कि ना इन्हें खाने के लिए है, ना इन्हें रहने के लिए है, ना ही इस गांव में आज तक विद्युत की सप्लाई की गई है। शासन की विभिन्न योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे यहाँ से विधायक हैं। सवाल पूछा तो वो कहती हैं गांव में सब ठीक है, बस बिजली की कमी रहती है। क्योंकि जंगल क्षेत्र का मामला है तो ये सब होते रहता है, लेकिन अभी यदि वहाँ पर बंद होगी, जब आप वर्तमान में आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोगों से आप जाओगे बात करोगे तो वो यही चीज़ बताते हैं, परंतु वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि तो बाकायदा संपर्क में रहते हैं। कभी कभार वहाँ बिजली चली जाती है और उस इलाके में दोबारा बिजली चालू करवाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अभी आप बता रहे हो तो वो हम चालू करवा देंगे। ये खबर इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पुरानी सरकार ने ही 100% गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया था। कांग्रेस की सरकार आई तो उसने 9 महीने में जांच पूरी की। पता लगा सिर्फ पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 1,19,787 घरों में बिजली नहीं पहुंची है। 21 ज़िलों के 13,718 मजरे टोले ऐसे हैं जहां अब बिजली पहुंचाने के लिए 559 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अनुमान है कि प्रदेश में 5 लाख घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। हाँ, कागज़ पर वो ज़रूर रोशन है उस राज्य में जहां बिजली सरप्लस है। सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उसने कहा कि मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि वो खुद को जांच तक करने में असहाय महसूस कर रही है। बालाघाट सहित कई गांवों में कागज़ों में बिजली आ गई, लेकिन घर में अभी तक अंधेरा पसरा ही हुआ है। बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। असम में बाढ़ आई हुई है, 20 लाख लोग प्रभावित हैं। रतनदीप ने देश की बात में ही लंबी स्टोरी भेजी थी, लेकिन मुनव्वर हसन के पास किसी तरह से मेरा नंबर है ढिमरी से। वो हर साल असम से, सॉरी ढिमरी नहीं, गलत बोल दिया, असम के एक इलाके से वो अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मुझे भेज देते हैं। हाँ, ढुबरी से असम के इलाकों, अपने गांव के इलाके का वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं, और हर साल हम भी चला देते हैं कि देखिए मुनव्वर हसन के गांव में क्या बदलाव आया है। देखिए, वो पीछे हमारा घर है, ये देखिए रास्ते में क्या करंट चल रहा है। सारा रास्ता पानी के अंदर डूब गया और धार तो ये रास्ता आधा टूट गया यहाँ पे। और वो देखिए पानी इस तरफ से जाके घरों को चीरते हुए इस तरफ जा रहा है। बिजली का खंभा कभी भी टूट सकता है, पिछले साल भी टूट गया था। ये जो साइन बोर्ड है ये भी
टूट गया। उधर आप देख सकते हो रास्ते में कितना करंट लगा हुआ है। एक कमर से ज़्यादा पानी है। इस साल 1 महीना पहले फ्लड आया, ऐसे पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 5 सालों से हर साल इस तरह से बाढ़ आने लगा। शायद अपर असम में जो चाइना ने और इंडिया ने डैम का काम करने लगा, वहाँ पे जब पानी स्टॉक होता है और छोड़ा जाता है तब शायद ऐसा होता है। देखिए ये रास्ता आधा से ज़्यादा टूट गया, शायद आपको देख रहा हो, ये आधा से ज़्यादा टूट गया। पिछले साल अगस्त की लगभग 15 तारीख को आया था। एक कमर तक पानी है इधर। देखिए करंट, कहीं कहीं पे रोड भी टूट गया, वो तो पूरा घर डूब गया। पैर को रास्ते पे टिकाना मुश्किल हो गया। लोग यहाँ पे बैरिकेड दिया है ताकि घर को बचाया जाए जंगल से या कुछ और सामानों से जो कि फ्लड वाटर के साथ तैर के आते हैं। उस गांव से कम्युनिकेशन टोटली कट गया। बच्चे लोग नहा भी रहा है और फिशिंग भी कर रहा है। अभी सर कंपनी में वैकेंट मिला, अभी जा रहे हैं हम लोग। तो नौकरी पुराना था कि पहला? पुराना नौकरी है सर। फिर से बुलाया? यस सर। खाने पीने में दिक्कत हो रही थी कुछ? यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का दिक्कत चल ही रहा है। अब कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से? भाड़ा दिया है कंपनी हम लोग के पैसा देने के लिए, जाने के लिए। तो मान लो दोबारा फिर अभी ऐसा हुआ तो आएंगे फिर आप लोग? ऐसा होगा तब भाई करेंगे ना। वैसा हालात होगा तो रिटर्न आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। कोई वहाँ पे तो जान नहीं गंवा सकता है ना, किसी को अपना धरती ही पसंद है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। क्या करने के लिए? वहाँ पे काम करते हैं, छोटा मोटा जो काम, मकान का काम जो होता है ना, वहीं काम करते हैं हम लोग। किस चीज़ का काम करते हैं? जैसे मकान का काम हो गया, प्लम्बर का, बिजली का, प्लास्टर का, यही सब। अच्छा। बिल्डिंग में जो भी काम है वो सारे काम, उसमें जितने भी लोग लेह लद्दाख जाते हैं वो सारे वहीं काम करते हैं वहाँ पे। यहाँ पर काम नहीं है बिहार में? अभी यहाँ पे गांव में कोई कहाँ काम कोई दिखाई दे रहा है, कोई काम गांव में नहीं है। कैसे जा रहे हैं आप लोग? कोई फ्लाइट से जाएंगे ना हम लोग। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? हम लोग, हमारे ग्रुप में कम से कम 40 आदमी हैं। क्या हुआ? तो अब मजदूरों को हवाई जहाज से बुलाया जा रहा है, जिन्हें पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया था। ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य, खबर आई है कि एयर इंडिया जो है अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए बिना सैलरी के लिए उन्हें 5 साल के छुट्टी पर भेज देगी। ऐसा आइडिया आपने सुना है? 5 साल तक बिना सैलरी के लीव पर भेजे जाएंगे। अब अगर इस आइडिया पर आप कल 5 बजे थाली नहीं बजाएंगे बालकनी में, तब बजाएंगे जब सारी रसोई लुट जाएगी। बजाइए थाली, इसी से कल्याण होने वाला है। हरियाणा के कई जिलों में जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं। जैसे कोरोना अफवाहों से फैल रहा है, वो फैल रहा है अव्यवस्थाओं की वजह से, टेस्टिंग नहीं करने के कारण, ट्रेसिंग नहीं करने के कारण। मुंबई से सुनील सिंह बता रहे हैं कि उधर एक गैंग बना हुआ है, गिरोह बना हुआ है जो फॉलोअर्स बढ़ाते हैं सोशल मीडिया पे। तो सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, ये किन किन लोगों को पॉपुलर बनाए हैं, कुछ पता चला है?
और ये लोग खुद कितने पॉपुलर लोग हैं जो ये काम करते हैं, कितना कमाते हैं, किस तरह के, किस लेवल का ये गिरोह है ये। देखिए, मुंबई पुलिस ने रवि जी जो दावा किया है वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है पूरा, ये गोरख धंधा चल रहा था। इसमें एक विदेशी कंपनी है www.followerscard.com का नाम आया है और उसी में काम करने का दावा करने वाला एक शख्स जो है अभिषेक, उसे यहाँ मुंबई में कुर्ला से गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक से पूछताछ में अब तक पता चला है कि वो अब तक हिंदुस्तान में, खास करके मुंबई में 175 लोगों को अपना क्लाइंट बना चुका था और उसकी 1 साल की आमदनी 9 लाख रुपए हो चुकी थी। यानी कि सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर उसने लोगों से पैसे लिए होंगे और उन सभी के फॉलोअर्स उसने बढ़ाए, उनके लाइक्स बढ़ाए और इस तरह से सभी को इन्फ्लुएंस कर रहा था। दरअसल होता क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, खास करके सेलिब्रिटी या फिर कई स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए डायरेक्टर हैं, ऐसे बहुत से लोगों का उसमें नाम है। नामों का खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। ये अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने इनके फॉलोअर्स होंगे सोशल मीडिया पे उतने ही ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं और फिर उतना ही इन सभी को विज्ञापन मिलता है या दूसरे कुछ काम मिल पाते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल उसने किया कि भाई हम आपको फॉलोअर बढ़ा के देंगे और लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। इस तरह का एक गोरख धंधा था। इस सामने तब आया जबकि एक बॉलीवुड की गायिका है भूमि त्रिवेदी, उनको एक कोरियोग्राफर ने पूछा कि ऐसे फला आदमी जो है वो दावा कर रहा है कि आपके उसने फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं और वो चैट भी दिखा रहा है, तो क्या ये सही आदमी है? तब भूमि को पता चला कि मैंने ऐसे किसी आदमी को संपर्क नहीं किया है और कौन है जो कि इस तरह से मेरा फर्जी प्रोफाइल बना के लोगों के सामने दिखा रहा है। तब उसने पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को शिकायत की। जब उन्होंने जांच का आदेश दिया, जांच हुई तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक गोरख धंधा है जो पूरे देश में चल रहा है और देश में ही सिर्फ एक अभिषेक की बात नहीं है, देश में ही 54 ऐसे पोर्टल सामने आए हैं, ऐसे फर्म सामने आई हैं उनके जिनका नाम मिला है जो इसी तरह के फॉलोअर्स बढ़ाने का धंधा करती हैं। इसमें 2 तरह से काम होता है। एक तो फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है, फर्जी प्रोफाइल के जरिए लाइक्स और इसको बताया जाता है और दूसरा बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके जरिए आपके जब भी आप कुछ ट्वीट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे तो उसका तुरंत उसके लाइक्स बढ़ जाएंगे, उस पर कमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का पूरा काम किया जाता है। तो इन्फ्लुएंसर जो है अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए इस तरह के फर्जी लोगों का सहारा लेते हैं, फर्जी लाइक और सहारा लेते हैं और फिर अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। इस तरह का पूरा गोरख धंधा है जिसमें कि अभी फिलहाल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 54 कंपनियां सामने आई हैं। एक कंपनी विदेश में है, उसको भी आरोपी बनाया गया है और बड़ी बात है कि 175 जो लोग हैं जानते हुए भी उन्होंने पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, यानी फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने भी। तो वो भी उनसे भी सभी से इस मामले में पूछताछ होगी, उनके बयान लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें कई खिलाड़ी हैं, कई सेलिब्रिटी हैं और कई फिल्मों से जुड़े हुए बॉलीवुड के लोग हैं, डायरेक्टर हैं और बड़े बड़े नाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील ये जानकारी देने के लिए। ये भी देखना होगा कि पैसे देकर फॉलोअर्स बढ़ाना क्या अपराध है। तो बहुत सारे चुनावों में फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोग इस तरह के अपने आप को पॉपुलर बनाते हैं, वायरल कराते हैं और फिर एक मुद्दा जो ज़रूरी होता है रोज़गार का, पढ़ाई का, कॉलेज सब रद्दी हो गया है। इधर हिंदी प्रदेशों में जाके ज़िलों में देखिए तो कबाड़ से ही थोड़े बेहतर हैं या कबाड़ी हो गए हैं। तो उन सब मुद्दों को छोड़ के इस तरह का एक नकली मुद्दे का बवंडर खड़ा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जरा राजनीतिक खबरों का भी संक्षेप में हाल ले लीजिए। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अनुभव बागी युवा नेता सचिन पायलट पर भारी पड़ा है। सचिन पायलट अभी तक ये खुलकर नहीं बता पाए हैं कि उनके साथ कितने विधायक हैं, जबकि गहलोत का दावा है कि उनके साथ 109 विधायक हैं जो बहुमत से 9 ज्यादा हैं। गहलोत ने आज कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे, जिसका उन्हें पहले ही पता चल चुका था। उधर सचिन पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे और अब भी कांग्रेस में हैं। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे अब भी पायलट के लिए खुले हैं और वो खट्टर की मेजबानी छोड़ें, विधायकों के साथ जयपुर लौटें। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट कांग्रेस परिवार के भीतर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनको पश्चिम बंगाल के एक बीजेपी विधायक की मौत से जुड़े तथ्य सौंपे।
विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सोमवार सुबह एक बाजार के बाहर लटकता मिला था। डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने तकरीबन 25 मिनट की मुलाकात में राष्ट्रपति को इस मामले से जुड़ी सारी जानकारियां दी। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एक खत राष्ट्रपति को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इस साल के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में 12% मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से फिर इनकार किया है। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 27 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी। अदालत ने कहा कि ये सुनवाई रोज होगी। कानपुर की पुलिस जादूगर भी है। एक परिवार ने आरोप लगाया कि उसके किसी सदस्य का अपहरण हो गया था, तो पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए बैग में अपहरणकर्ता को दिए गए। अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर भाग गया और परिवार के सदस्य को छोड़ा भी नहीं। जब यह मामला सामने आया तो परिवार के लोगों ने बयान बदल लिया। बयान क्या बदला, क्यों बदला, उस पर मत जाइए, कोई फायदा है नहीं, 100 साल बीत जाएंगे। बयान ये बदला कि खाली बैग दिया था, लेकिन बैग तो दिया था पुलिस की मौजूदगी में, जो लेकर चला गया और आदमी नहीं छोड़ा। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। एक बहन कल मीडिया के सामने रो रो के कह रही थी कि पुलिस ने उसके भाई को छुड़ाने के लिए 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी, लेकिन न भाई छूटा न बदमाश को पकड़ पाए। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया? कानपुर में धन्वंतरी अस्पताल के कर्मचारी 27 साल का संजीत 22 जून को अस्पताल से निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। 29 तारीख से उसके घर उसके बदले 30 लाख की फिरौती मांगने के फोन आने लगे। बदमाशों ने फिरौती के लिए 15 बार फोन किया। सोमवार को बदमाशों ने संजीत के पिता को फिरौती की रकम लेके एक पुल पे बुलाया। वो अपना बैग लेकर पुलिस के साथ गए। बदमाशों के कहने पे उन्होंने बैग पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस की टीम 50 मीटर दूर पे मोटरसाइकिल पे 2 थे STF के लोग। उसके 50 मीटर दूरी पे, यानी कि चमन से 100 मीटर की दूरी पे एसओ साहब की गाड़ी खड़ी थी, उसमें 4 लोग मौजूद थे। एक बुलेरो थी, वो आगे चल रही थी, CO की थी। इस तरीके हाईवे के ऊपर पूरी व्यवस्था की गई थी पुलिस की, नीचे कोई व्यवस्था नहीं की गई। पुल के ऊपर जब वे पहुंचे तो रात के 10:30 बज चुके थे। पुल के ऊपर पुलिस और STF लगी हुई थी। बदमाश फोन पे संजीत के पिता चमन लाल को इंस्ट्रक्शंस देता रहा कि उन्हें बैग पुल के नीचे कहां से फेंकना है। कहाँ पहुँचे? अरे पुल के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। सुनो, जहाँ पे खड़े हो तुम? हाँ, ये कोने पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पे। अब बैग कस के बैग फेंको उधर नीचे की तरफ। आगे मंदिर है, मंदिर के पास लड़का है, तेरा गाड़ी उठाओ, फटाक से निकल वहाँ से। हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। संजीत की जो बहन पहले आरोप लगा रही थी कि बदमाश पुलिस के होते हुए भी फिरौती की रकम वाला बैग लेके भाग गए, अब कह रही है कि बैग में पैसा नहीं था, उसने गलत बयान दिया था। पैसे वाली बात झूठी। मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे कहिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे, लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। कानपुर के SSP ने अब पूरे मामले की खुद जांच शुरू कर दी है। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है, उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इनकेस फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा।
और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस वक्त पहला प्रायोरिटी हमारा है इस लड़के की सकुशल बरामदगी है और उस जो भी अगर नगद गया हो तो उसकी वापसी है। इस बात को सच मान लेते हैं कि बैग में पैसा नहीं था, किडनैपर को जो बैग दिया गया उसमें कपड़े या कुछ दूसरी चीज़ें थीं, लेकिन इससे भी पुलिस की ये जिम्मेदारी कम नहीं होती है कि 23 दिन तक वो बंधक को क्यों नहीं छुड़ा पाई और किडनैपर उसके सामने से बैग लेके चला गया, वो उसको पकड़ क्यों नहीं पाई। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर की इस कहानी पर हंसिएगा नहीं, आपकी नियति में जो तय है उससे आप बच नहीं सकते हैं। वैसे भी भारत का दुनिया में नाम हो चुका है, हम और आप विश्व गुरु बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, लोकल चीज़ों पर को लेकर ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। जो तस्वीर है वो बिहार की है, डबल इंजन की सरकार है, चारपाई पे मरीज़ है और डॉक्टर साहब ठेले पर हैं, ज़मीन पर बाढ़ का पानी तैर रहा है, जय जयकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नमस्कार।